नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तारिक रहमान की वापसी के बारे में और बीएनपी की बड़ी जीत हुई है उसके बारे में। तारिक रहमान जियाउर रहमान के बेटे हैं और बीएनपी के सबसे बड़े लीडर हैं। बीएनपी के एकमात्र लीडर हैं, ये भी कह सकते हैं। तारिक रहमान 17 साल बाद जो है वो बांग्लादेश लौटे हैं। 17 साल तक ये इंग्लैंड में रह रहे थे। उससे पहले बीएनपी के सक्रिय नेता थे। बीएनपी में ये सक्रिय थे क्योंकि बीएनपी की जब स्थापना हुई इनके फादर ने किए थे, जियाउर रहमान। जियाउर रहमान की स्थापना करने के बाद खालिदा जिया जो आपका इनकी माँ है खालिदा जिया, बीएनपी को वही आगे बढ़ाई थी। बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी पार्टी भी रही। खालिदा जिया प्रधानमंत्री भी बनी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीएनपी की स्थापना हुई कब। 1978 में यह पार्टी बनी, जियाउर रहमान के द्वारा बनाया गया। बीएनपी जब बनी थी उसका विचारधारा था बांग्लादेशी राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय संप्रभुता, इस्लामी मूल्यों का सम्मान करना और बहुदलीय लोकतंत्र का स्थापना हो, इस उद्देश्य से बीएनपी बनी थी। अब बीएनपी जब जियाउर रहमान की हत्या हो जाती है तो उनकी जो पत्नी खालिदा जिया थी, पूर्व प्रधानमंत्री भी थी, वही पार्टी को लेकर के आगे बढ़ी और इनकी पार्टी काफी सालों तक बांग्लादेश में राज भी किया था। 2007-8 में भ्रष्टाचार के आरोप में इनके बेटे को जेल में डाल दिया गया था और जिनका नाम तारिक रहमान था। अभी वो कार्यकारी चेयरमैन है तारिक रहमान और हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री भी बने क्योंकि एकमात्र लीडर वही है जो बीएनपी से प्रधानमंत्री की रेस में आगे हैं। बीएनपी का जो चुनावी प्रदर्शन रहा 1991, 1996, 2001 में सरकार बनाई। जब ये सरकार में थी तब अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है वो विपक्ष में मुख्य प्रतिद्वंदी थी। बांग्लादेश की राजनीति में दो दलीय मुकाबला लंबे समय से रहा है, बीएनपी बनाम अवामी लीग। बीएनपी जियाउर रहमान की पार्टी और फिर बाद में उनकी पत्नी खालिदा जिया ने आगे बढ़ाया और खालिदा जिया की मृत्यु के बाद अब तारिक रहमान आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग है। शेख हसीना के बारे में भी बात करें तो शेख हसीना के जो फादर थे वो वहां के फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। विवाद और चुनौतियां ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप में 2007-8 के आपातकाल के दौरान कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई और जेल में डाल दिया गया। हाल के वर्षों में राजनीतिक प्रतिबंध और विरोध प्रदर्शन कर रही थी। बीएनपी सरकार विरोधी आंदोलन में सक्रिय रही। जब बांग्लादेश में सरकार विरोधी आंदोलन चल रहे थे, जब शेख हसीना को पद से हटाया जा रहा था, जब शेख हसीना के विरोध में बांग्लादेश में विरोध हो रहे थे, लोग रोड पर आ गए थे, उस समय बीएनपी जो है उस आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी। पार्टी दावा करती है कि वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती थी और इनका कहना था कि हम शेख हसीना से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी इलेक्शन होता है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तारिक रहमान के नेतृत्व में संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश इस तरह से की जा रही है कि समझिए, जब शेख हसीना को हटा दिया गया, शेख हसीना वहां से भारत आ गई और बांग्लादेश में जब अंतरिम सरकार का गठन हो गया, सरकार पे चुनाव कराने का फिर से एक बार जब पूरा प्रेशर क्रिएट होने लगा तो मोहम्मद यूनुस ने जो अंतरिम सरकार के मुखिया थे, उनके रहते हुए भी वहां बांग्लादेश में एक छात्र नेता का हत्या हो जाता है। फिर बांग्लादेश में पूरा का पूरा हिंदू को मारा जाता है, पूरा उथल पुथल मच जाता है, न्यूज चैनल को जला दिया जाता है। तब जाकर के तारिक रहमान इंग्लैंड से वापसी करते हैं 17 साल बाद बांग्लादेश में और फिर चुनाव लड़ने का घोषणा करते हैं। उसी बीच में जो उनकी माता जी थी खालिदा जिया, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश का जो दूसरा पार्टी है अवामी लीग, उस समय अवामी मुस्लिम लीग कहलाती थी, उसके बारे में समझिए कि अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है उसका 1949 में गठन हुआ था। 1949 ढाका में, समझिए कब, जब बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान। उस समय प्रारंभिक नाम अवामी मुस्लिम लीग था, बाद में धर्मनिरपेक्ष पहचान के साथ अवामी लीग बना दिया गया। बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा। संस्थापक नेताओं के प्रमुख नाम थे मौलाना अब्दुल हमीद खान
भसानी और हुसैन सईद सूर्यवर्दी जो है इनके प्रमुख नेता थे। शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ नेशन कहलाए और शेख मुजीबुर रहमान जो है 1971 के ये लीडर रहे और ये शेख मुजीबुर रहमान जो है वो शेख हसीना के फादर भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कहलाए, इनकी मूर्तियां तोड़ दी गई, इनका नामो निशान मिटा दिया जा रहा है बांग्लादेश में। लेकिन इनकी पार्टी जो अवामी लीग थी 1971 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, 1996 में सरकार बनाई, 2009 में बनाई, 2014 में बनाई, 2018 में बनाई, 2024 में भी सत्ता में रही। मुख्य प्रतिद्वंदी जो थी बीएनपी थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी, जो अभी फिर से 2026 में जीत करके आई है। अब समझिए कि बांग्लादेश की पूरा राजनीति बीएनपी और अवामी लीग के इर्द गिर्द घूमते आ रही है। विचारधारा जो अवामी लीग का था वो था धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, समाजवादी झुकाव वाली आर्थिक नीतियां शुरुआती दौर में, और फिर विकास, डिजिटल बांग्लादेश, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना, ये सब चीजें जो है वो शेख हसीना कर रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब शेख हसीना थी तो बांग्लादेश आगे बढ़ रहा था। और इनका जो विवाद था वो था कि चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाया जा रहा था इन पर, विपक्षी दलों का दमन करने का आरोप था और मानवाधिकार संगठनों द्वारा आलोचना का शिकार हो गई थी। और इसी से वहां बांग्लादेश में आंदोलन होता है छात्रों द्वारा, और फिर ऐसा आंदोलन होता है कि इनको भागना पड़ जाता है, बांग्लादेश छोड़ना पड़ जाता है। इनकी पार्टी अभी बांग्लादेश में बैन है। जो अभी चुनाव हुए हैं बीएनपी और वहां की एक और बहुत सारी पार्टियां हैं जो पहले बैन थी, वो सब जाकर के चुनाव लड़ रही हैं। अब पूरा का पूरा समझिए डिटेल में कि तारिक रहमान ने पहली बार संसदीय चुनाव में बांग्लादेश के प्रमुख राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का नेतृत्व किया है। मतलब पहली बार ये नेतृत्व किए। 17 साल पहले इनकी माताजी कर रही थी और 17 साल बाद ये रिटर्न आए हैं इंग्लैंड से। इसके अलावा इन्होंने खुद भी पहली बार इस चुनाव में हिस्सा लिया है। तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। इस जीत के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एकदम 100% बनना तय हो गया है। हालांकि बीएनपी तब जीत की ओर बढ़ रही है जब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया है। शेख हसीना ऑलरेडी भारत में रह रही हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है बांग्लादेश में। चुनाव से महज कुछ महीने पहले ही अपनी मां खालिदा जिया के निधन के बाद तारिक ने पार्टी की कमान संभाली थी। पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रम और पूरा चुनाव अभियान उनकी देखरेख में ही चला है। तारिक के समर्थक उनको ही बांग्लादेश का संभावित प्रधानमंत्री बता रहे हैं। बीएनपी भी तारिक को पार्टी के इकलौते नेता के तौर पर पेश कर रही है। हालांकि राजनीतिक विरोधी अतीत में रहमान के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप और शैक्षणिक योग्यताओं पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी ने भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इसे पहले ही अवामी लीग सरकार का दुष्प्रचार बताया है। रहमान ने करीब 17 साल तक लंदन में राजनीतिक शरण ले रखी थी। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान बीएनपी का गठन किए थे। 1978 में गठन हुआ था और इसका संचालन पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने बेहद कामयाबी से किया था। सरकार भी बनाई, प्रधानमंत्री भी बनी। उन्होंने पार्टी की कमान संभालने के बाद कम समय में ही सत्ता तक पहुंचाया था। अब पूरी जिम्मेदारी तारिक रहमान के कंधों पर है। तारिक रहमान अवामी लीग के शासनकाल के दौरान पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं। अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद बीएनपी की मित्र रही जमात-ए इस्लामी ही उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरी है। यानी कि जमात-ए इस्लामी को भी 85 के लगभग सीटें जो है वो मिली है इस बार। बांग्लादेश में साल 2007 में सेना के समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार के कार्यकाल के दौरान तारिक रहमान को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद सितंबर 2008 में रिहा होने के बाद वह सब परिवार लंदन चले गए थे। तारिक वहां से करीब 17 साल बाद बीते साल दिसंबर में ढाका लौटे थे। खालिदा जिया की हालात और बिगड़ने के बाद तारिक रहमान 26 दिसंबर को ढाका लौटे। 18 महीने जेल और 17 साल लंदन में बिताने के बाद इसी के जरिए बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान की वापसी हुई।
इसके कुछ ही दिनों बाद ही 30 दिसंबर को खालिदा जिया का निधन हो गया। उसके 10 दिनों बाद इस साल 9 जनवरी को बीएनपी की राष्ट्रीय स्थायी समिति ने औपचारिक तौर पर तारिक को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया। हालांकि खालिदा जिया को साल 2018 में भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा होने के बाद से ही तारिक लंदन में रहते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उससे पहले साल 2002 में खालिदा जिया ने उनको पार्टी का वरिष्ठ संयुक्त महासचिव मनोनीत किया था। साल 7 साल बाद 2009 में बीएनपी के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। बांग्लादेश के पहले सैन्य शासक और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक का जन्म 20 नवंबर 1965 को हुआ था। बीएनपी की वेबसाइट पर उनकी यही जन्मतिथि दर्ज है, लेकिन चुनावी हलफनामे में तारीख यही होने के बावजूद जन्म का साल 1968 बताया गया है। बीएनपी की वेबसाइट में कहा गया है कि ढाका के बीएसएफ शाहीन कॉलेज में शुरुआती पढ़ाई के बाद तारिक ने ढाका विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में दाखिला लिया था, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि उन्होंने वहां अपनी पढ़ाई पूरी की थी या नहीं की थी। दूसरी ओर चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामे में तारिक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक यानी 12वीं बताई है। बीएनपी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मुक्ति युद्ध के दौरान कई अन्य सैन्य अधिकारियों के परिवार के साथ जियाउर रहमान के परिवार को भी बंदी बनाया गया था। उनके दोनों बेटे तारिक रहमान और अराफात रहमान, जो अभी स्वर्ग में चले गए, मतलब डेथ हो चुका है, भी बंदी थे। पार्टी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक तारिक ने सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद के खिलाफ आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और साल 1988 में बगुड़ा जिला बीएनपी की गावतली उप जिला यूनिट के सदस्य के तौर पर औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि पार्टी के कई नेता और अध्यक्ष सलाहकार परिषद के कुछ सदस्यों ने बताया कि दलगत राजनीति में तारिक का सफर 1991 के संसदीय चुनाव से शुरू हुआ था। खालिदा ने उस समय 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उनकी देखरेख की जिम्मेदारी तारिक के पास ही थी, लेकिन साल 2001 के संसदीय चुनाव से पार्टी की राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत होने लगी। उस साल बीएनपी के नेतृत्व वाले 4 दलों के संग गठबंधन को 2/3 बहुमत मिला था। बीएनपी सरकार के उसी कार्यकाल के दौरान हवा भवन के मुद्दे पर तारिक रहमान और उनके नजदीकी लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जो आगे चलकर देशव्यापी बहस के मुद्दा बन गया था। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर महबूब उल्लाह बीबीसी बांग्ला से कहते हैं, साल 2001 के संसदीय चुनाव से पहले चुनाव कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल करने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए हवा भवन का इस्तेमाल किया गया था। इसमें तारिक रहमान ने अहम भूमिका निभाई थी। उनका कहना था कि उस चुनाव में जीत कर बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन हवा भवन पर बीएनपी का कब्जा बना रहा और इस पर विवाद पैदा हो गया। साल 2001 के चुनाव के समय से ही पार्टी में तारिक रहमान की सक्रियता बढ़ती रही। साल 2002 में 22 जून को वरिष्ठ संयुक्त महासचिव का पद बनाकर उनको उस पर मनोनीत किया गया। राजनीतिक विश्लेषक और शोधकर्ता मोहिउद्दीन अहमद बीबीसी बांग्ला से कहते हैं, यही पार्टी की राजनीति में उनकी बड़ी छलांग थी। जिया परिवार का सदस्य होने के कारण ही उनको वह पद सौंपा गया था। बाद में उनके इर्द गिर्द एक समांतर नेतृत्व बन गया था। इस बार चुनाव में बीएनपी का मुकाबला अपनी पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी से था। ऐसे में पार्टी के नीति निर्माता चाहते थे कि आम लोगों की निगाहों रहमान की छवि मुक्ति युद्ध और उदार लोकतंत्र के समर्थक एकमात्र नेता के तौर पर स्थापित हो। इससे पहले बीएनपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के कार्यकाल 2001 से 6 के दौरान पार्टी के अध्यक्ष का बनानी स्थित कार्यालय काफी विवादों में घिर गया था। उसे हवा भवन के नाम से भी जाना जाने लगा। इस बात का चर्चा होती रही कि 2001 में बीएनपी के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री खालिदा जिया के सत्ता में रहने के बावजूद रहमान के नेतृत्व में हवा भवन सत्ता का समानांतर केंद्र बन गया था। रहमान और उनके नजदीकी लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे।
हालांकि वह और उनकी पार्टी इसे राजनीतिक विरोधियों का दुष्प्रचार बताते हुए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे। बीएनपी सरकार के इसी कार्यकाल में साल 2004 में विपक्षी नेता शेख हसीना के ढाका में हुई रैली में ग्रेनेड से हुए हमले के लिए अवामी लीग ने तारिक रहमान और हवा भवन को ही जिम्मेदार ठहराया था। बाद में अवामी लीग के कार्यकाल के दौरान इस मामले में तारिक रहमान को अभियुक्त बनाया गया और उनको आजीवन कैद की सजा सुना दी गई। अवामी लीग सरकार के पतन के बाद तारिक को ऐसे मामलों में से राहत मिल गई। बीएनपी तो पहले से ही इन आरोपों को खारिज करती रही है। तारिक रहमान के चुनावी हलफनामे में कुल 77 मामलों की जानकारी दी गई। अंतरिम सरकार के सत्ता में रहने के दौरान उनको अपने खिलाफ तमाम मामलों में या तो बरी कर दिया गया या फिर वह रिहा हो गए। बांग्लादेश में बीएनपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में बड़े पैमाने पर हुई राजनीतिक हिंसा का टकराव के बाद जनवरी 2007 में सेना के समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार ने सत्ता संभाली थी। तारिक रहमान को उसी समय भ्रष्टाचार के आरोप में 18 महीने जेल में बिताने पड़े थे। उन्हें गिरफ्तारी के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाकर ढाका की एक अदालत में पेश किया गया था। उसके बाद पूछताछ के लिए उनको रिमांड पर लिया गया था। हालांकि उसके महज 6 महीने पहले तक प्रधानमंत्री के बेटे के तौर पर वह पार्टी और प्रशासन में उनकी बेहद इज्जत और पकड़ थी। पार्टी ने हिरासत में रहने के दौरान उन पर अत्याचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। रहमान का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद उनको काफी यातनाएं दी गई थी। विश्लेषक यह भी कहते हैं कि मुझे अपने शोध के दौरान विभिन्न पक्षों के लोगों से बातचीत के जरिए पता चला कि तारिक रहमान को हकीकत में यातनाएं दी गई थी। उसका मकसद उनकी मां खालिदा जिया को देश छोड़ने के लिए मजबूर करना था। तारिक रहमान को 11 सितंबर 2008 को देश छोड़कर सपरिवार लंदन रवाना हो गए थे। खालिदा जिया ने तो तब देश नहीं छोड़ा था, लेकिन कहा जाता है कि सैन्य नेतृत्व के साथ एक समझौते के तहत ही रहमान की जेल से रिहाई हुई थी। तब मीडिया में इस आशय की खबरें छपी थी कि रहमान ने देश छोड़ने से पहले भविष्य में राजनीति नहीं करने से संबंधित एक मुचलका भी दिया था। मोहिउद्दीन अहमद कहते हैं, खालिदा जिया ने उस समय खुद कहा था कि तारिक अब राजनीति नहीं करेंगे, वह लंदन में पढ़ाई करेंगे। दिवंगत बीएनपी नेता मौद अहमद ने अपनी किताब कारागारे के मौन छिलाम जेल में किस तरह था 2007-8 में लिखा है, हो सकता है कि खालिदा जिया ने सैन्य जनरलों के साथ यह समझौता किया हो कि तारिक अब आगे राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे। शायद रहमान ने ऐसे किसी मुचलके पर हस्ताक्षर भी किए हों। बीएनपी की ओर से लंबे समय तक कहा जाता रहा है कि तारिक रहमान इलाज के लिए लंदन में रह रहे हैं, लेकिन साल 2018 में 24 अप्रैल को पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने पहली बार स्वीकार किया कि रहमान ने साल 2012 में ब्रिटेन में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया था और 1 साल के भीतर ही उनका आवेदन मंजूर हो गया था। बांग्लादेश में साल 2007 में सेना की समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार के सत्ता में आने के बाद अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना के बाद बीएनपी नेता खालिदा जिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। खालिदा के साथ उनके बेटे अराफात रहमान अभी नहीं है को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में एक कार्यकारी आदेश के जरिए अराफात इलाज के लिए थाईलैंड चले गए थे, वहां से मलेशिया गए और वहीं जनवरी 2015 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। राजनीतिक विश्लेषक मोहिउद्दीन अहमद कहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तारिक रहमान पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं और इतना कुछ होने के बावजूद पार्टी के नेता के तौर पर उनकी स्वदेश वापसी मेरी नजर में मलबे के ढेर में से दोबारा उठ खड़े होने जैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि तारिक ने राजनीति के अंधेरे कोनों को तो देखा ही है, उनको देश में संघर्ष और बदले की राजनीति का भी अनुभव हासिल हुआ है। तारिक रहमान अपने दम पर बीएनपी के शीर्ष नेता के तौर पर उभरे हैं और अवामी लीग की गैर मौजूदगी के कारण उनको एक मंच मिल गया है, लेकिन अब उनके सामने जनता के बीच परीक्षा में कामयाब होने की चुनौती का सामना करना होगा। इस तरह से तारिक रहमान जो है वो
स्ट्रगल करके फिर से बांग्लादेश लौटे हैं। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने के साथ-साथ आज रिजल्ट भी आ गया है, बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार भी बनने वाली है। फुल बहुमत से मेजॉरिटी के साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब तारिक रहमान बांग्लादेश में किस तरह से शांति बहाल करते हैं और किस तरह से नए बांग्लादेश को जन्म देते हैं, ये तो समय बताएगा। इस पर आपका क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।